उसके बाद में बस अब बातें नहीं करेंगे। ये क्या जेड सीयूटी का नया बैच चल रहा है 2025 न्यू बैच 1 जनवरी से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन चलेगा है। ये 11th के बच्चे हैं, ये 11th क्लास के बच्चे हैं सारे। हाँ ये हिंदी वाले बच्चे। हाँ अब देखो ज्यादा बातें करोगे ना, वैसे 10-15 मिनट खराब होगी क्योंकि रघुनाथपुरा से आ रहा हूं मैं, तो 10-12 मिनट तो वैसे चली जाती है। वहां भी 12-20 क्लास छूटती है, यहाँ लग जाती है 12-20 पे। कहा लास्ट में कहाँ तक बता के गया था मैं? हाँ दूसरा नोट, अब उसको समझना है, ध्यान से समझना। वो नोट ये था, सुनो पहले, उसके ऊपर एक नोट लगा के मैंने लिखवा रखा है, उसको पढ़ो आपस से एक बार, फिर मैं समझाता हूं। पढ़ो उसको सही ढंग से। पढ़ लिए क्या? यही लिखा था मैंने, उसमें सॉलिड नहीं लगा रखे थे, इसमें लगा दिए, इतना ही फर्क है। अब सुनो, ये जो मैंने बात लिखवाई है वो है, उसका मतलब ये है कि जब भी किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 फेराडे आवेश दिया जाता है, कितना? 1 फेराडे। बेटा ध्यान दो इधर, वरना रह जाओगे फिर पीछे। हाँ ये अभी पता नहीं चलता है बेटा, जब न्यूमेरिकल करते हैं तब पता लगता है कि कमियां कहां छूटी थी, और फिर वो कमियां सुधरती नहीं है। 1 फेराडे 96,500 कूलाम। किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 फेराडे आवेश दिया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होती है, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, वो उसके तुल्यांकी भार के बराबर होती है। मतलब इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली, निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के बराबर होती है, पर शर्त है कि आवेश कितना होना चाहिए? 1 फेराडे, 96,500 कूलाम। कैसे पता लग रहा है? इस बात को यहां समझना। यह है कि Na का द्रव्यमान कितना ग्राम होता है? 23 ग्राम। कितना होता है? 23 ग्राम। परमाणु संरचना चैप्टर पढ़ाया गया, तो वहां पढ़ाया सोडियम जो है 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, 11 और 12 23। इसमें 12 प्रोटॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं, 12-12 24। इसमें 13 प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन होते हैं और 27 होता है। समझ जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ही परमाणु भार कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब इसका द्रव्यमान है 23 ग्राम। कितना ग्राम बेटा? 23 ग्राम। इसका द्रव्यमान कितना है? 24 ग्राम। और इसका द्रव्यमान कितना है? 27 ग्राम। ये बात समझ में आ गई? 27 ग्राम, इसकी बात कर रहा हूं कि मैं ये कह दूं कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम, 27 ग्राम एल्यूमिनियम का मतलब है 1 मोल एल्यूमिनियम। सही बात है क्या? अरे सही है। जिसका, और ये नहीं पता, मोल कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो मैं दूसरे तरीके से सुनो कि जिसका जितना द्रव्यमान होता है वो उसका 1 मोल होता है। जिसका जितना द्रव्यमान होता है वो उसका क्या होता है? 1 मोल। अब इसका 27 ग्राम प्राप्त हो रहा है, इसका कितना ग्राम प्राप्त हो रहा है? 24 ग्राम। इसके कितने ग्राम? 23 ग्राम। ये
इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। इनको हम बोलते हैं फेराडे। क्या बोलते हैं बेटा? फेराडे। ये फेराडे है। तो इसका तो कितना फेराडे हुआ? 1 फेराडे। 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका कितना फेराडे? 2 फेराडे। इसका कितना फेराडे? 3 फेराडे। बात को समझना, 23 ग्राम कितने फेराडे से आ रहा है? 1 फेराडे से। यहां 24 ग्राम कितने फेराडे से आ रहा है? 2 फेराडे से। तो 1 फेराडे से कितना आएगा? 12 ग्राम। कितना आएगा? 12 ग्राम। समझ में? 24 ग्राम कितने फेराडे से आ रहा है? 2 से। तो 1 फेराडे से कितना आया? 12 ग्राम आया। कितना आया? 12 ग्राम। 27 ग्राम है, कितने फेराडे से आ रहा है? 3 फेराडे से। तो 3 का भाग लगा देंगे तो 1 फेराडे आ जाएगा। कितना आया? 9 ग्राम। ये कितने फेराडे से आ रहा है? 1 का भाग लगाएंगे, ये कितना आया? 23। मतलब इसका 1 फेराडे से आ रहा है 23 ग्राम, इसके 1 फेराडे से आ रहा है 12 ग्राम, और इसके 1 फेराडे से आ रहा है 9 ग्राम। आ रहा है ना? ये जो 1-1 फेराडे से जो मान आए हैं यहां पर, ये जो मान आए 1-1 फेराडे से, ये सारे के सारे इनके तुल्यांकी भार होते हैं। क्या होते हैं? तुल्यांकी भार। गौर से देखोगे तो, क्योंकि तुल्यांकी भार जो होता है वो E बराबर क्या होता है? M बटा N। M इसका कितना है? 23 बटा आवेश N कितना है? A। इसका द्रव्यमान कितना है? 24 बटा आवेश कितना है? 2। आगे इसका कितना है? 27, आवेश कितना है? 3। यही है। इसका मतलब ये जो मान आ रहा है ये तुल्यांकी भार भी है, और उधर से देख रहे हैं तो ये फेराडे से आ रहा है। आ रहा है ना? तो इनसे ये निष्कर्ष निकला है कि ये सब 1-1 फेराडे के मान हैं, और ये होते हैं इनके तुल्यांकी भार। इसलिए मैंने लिखवाया है कि किसी भी विद्युत अपघट्य सेल में यदि आप 1 फेराडे आवेश दोगे तो उससे जो द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है वो उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। क्या कहलाता है? तुल्यांकी भार। अब इससे क्या क्वेश्चन आता है? इससे क्वेश्चन आता है, सुनो। मैं कहूं कि MgCl2, क्वेश्चन को सुनना फिर लिखवाऊंगा। MgCl2 के जलीय विलयन में 5 फेराडे आवेश दे दिया जाए। कितना फेराडे आवेश? 5 फेराडे आवेश दे दिया जाए तो कैथोड पर कितना मैग्नीशियम निक्षेपित हो जाएगा, जमा हो जाएगा? क्वेश्चन अलग तरीके का है। बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? MgCl2 के जलीय विलयन में कितने फेराडे दे दिए? कैथोड पर। तो MgCl2 को तोड़ते हैं तो Mg+2 + 2Cl-। किस पर पूछा था? कैथोड पर। कैथोड पर कौन है? Mg। और Mg का जो हमने यहां बना करके देखा तो Mg का 1 फेराडे में कितना आता है? 12। कितना आता है? 12। क्योंकि इसका तुल्यांकी भार 12 होता है, तो या तो सीधा आपको तुल्यांकी भार निकालना आना चाहिए कि 12 तुल्यांकी भार होता है, और तुल्यांकी भार होता है वो कितने फेराडे का होता है? 1 फेराडे का। तो 1 फेराडे से कितना ग्राम आता है? 12। तो 5 फेराडे से कितना आया? 7 ग्राम। आया कि नहीं आया? समझ गए? हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, फिर समझ जाओगे। अब मैं कहूं कि एल्यूमिनियम इसको मैंने 10 फेराडे दे दिया। कितने फेराडे? 10 फेराडे। तो कितना एल्यूमिनियम जमा हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना? 90 ग्राम। क्योंकि 1 फेराडे से कितना आता है? 9। तो 10 से कितना आ जाएगा? 90 ग्राम। समझ गए मेरी बात? अरे समझ गए? 4 फेराडे मैग्नीशियम से कितना आ जाए? कितना जाए? 50 आ जाए। कितना जाए? 50 तो किसी गणना में नहीं आ रहा है। कितने? 48। तो 48 को 50 नहीं बोलते, 48 होते हैं, 48 होते हैं। हाँ, मैं तो लंदन से नहीं पढ़ गया। हाँ, भीलवाड़ा बोलते हैं। हाँ, तो उसको सुधारो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह अपने हिसाब से बोलते हैं। चलो अब समझ में आ गई बात। ये नोट कर लिया था क्या आपने? नोट कर लिया? अब इसके नीचे लिख दो जो बता रहा हूं मैं। ये नोट करने के बाद नीचे लिख दो जो लिखवा रहा हूं मैं। लिखो, अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि एक फैराडे आवेश से एक फैराडे आवेश से Na 23 ग्राम, Na में ये होता है Na, हाँ सोडियम में होता है तो Na, और तो आप ये लिख रहे हो नॉट अवेलेबल। हाँ, Na 23 ग्राम, Na 23 ग्राम, Mg मैग्नीशियम 12 ग्राम, एल्यूमिनियम Al 9 ग्राम प्राप्त होता है। 9 ग्राम प्राप्त होता है, जो इनका तुल्यांकी भार होता है। जो इनका तुल्यांकी भार होता है। जो इनका क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन लिखो, इनको घर जाकर के बेटा रटा मत करो, इनको घर जाकर के समझा करो भाई हाँ इनका मतलब क्या निकल रहा है, समझ गए? हाँ अब लिखो, क्वेश्चन लिखो। MgCl2 के जलीय विलयन में MgCl2 के जलीय विलयन में 5 फैराडे आवेश प्रवाहित किया जाए। 5 फैराडे आवेश प्रवाहित किया जाए तो कैथोड पर प्रवाहित किया जाए तो कैथोड पर निक्षेपित मात्रा ज्ञात कीजिए। कैथोड पर निक्षेपित मात्रा ज्ञात कीजिए। हाँ हाँ, अब तो आप कितने भी उत्तर बता दो, उत्तर बताना इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, वरना क्वेश्चन होंगे नहीं, रटी रटाई चीजें नहीं होती हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, आपके सामने क्या आया? MgCl2। क्या था? MgCl2। आपसे पूछा किस पर? कैथोड पर। किस पर पूछा? कैथोड पर। तो चाहे कैथोड पर पूछे चाहे एनोड पर पूछे, पहले आपको इसका आयनों में तोड़ लेना है। समझ गए चीज? कैथोड की बात करें तो ये आ जाएगा, एनोड की बात करें तो ये आ जाएगा। इनको मैं क्यों नहीं ले रहा बार बार, मैं इनको ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 99% केस में पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब कैथोड के आए हुए हैं। समझ गए चीज? और कैथोड का ही पूछा जाता है कि कैथोड पर हमेशा धनायन जाता है, और धनायन जो होते हैं वो हमेशा धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु। इसलिए मात्राएं ज्यादातर धातु की जमा होती है। गैस जो होती है वो विसर्जित हो जाती है। गैस जैसे ये क्लोरीन है तो ये तो गैस बनेगी। क्या बनेगी? गैस बनेगी। इसलिए ज्यादातर निक्षेपित मात्रा का मतलब है वो आपसे धातु पूछता है। अब इतना करने के बाद आगे क्वेश्चन में ये इसका जलीय विलयन का काम कर दिया। फिर आपसे पूछे कि कैथोड पर पूछा है तो सीधी सीधी बात है, कैथोड किसका होता है? माइनस। और माइनस पर कौन जाएगा? Mg मैग्नीशियम जाएगा। तो उसकी अभिक्रिया लिख दिया करो, और उसकी अभिक्रिया Mg+2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल Mg। अब हमें मुझे ये अभिक्रिया क्यों लिख दी? क्योंकि कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, और अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। कुल मिलाकर के आपको उससे भी मतलब नहीं है अपचयन हो रहा है, आपको अभिक्रिया संतुलित करनी होती है। अभिक्रिया संतुलित करनी है, तो अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब आपको इतना देखते ही जो भी यहां पर आ रहा है वो उसका फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे। बता दिया मैंने ये बात। और
अब इसकी मात्रा अपने को दी हुई आएगी, ध्यान रखना क्वेश्चन में। अभी मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जिनके नहीं दे रहा हूं इनके आपको मैं पीछे लिखवा के आ रहा हूं, समझ गए चीज, इसलिए नहीं दे रहा हूं। इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी क्वेश्चन लिखवाऊंगा उसके मैं दूंगा, समझ गए मेरी बात। तो मात्रा आपको दी हुई आएगी, जैसे इसकी मात्रा 24 ग्राम, ये आपको दी हुई आएगी, लिखा हुआ आएगा कि mg का परमाणु भार 24 है, ऐसे, समझ गए मेरी बात। तो ये इसका परमाणु भार कितना, द्रव्यमान 24। अब ये 24 ग्राम आया, तो ये कितने फेराडे से आया, 2 फेराडे से। तो 2 का भाग लगाते 1 फेराडे आ गया, तो 1 फेराडे कितना आ गया, 12 ग्राम आ गया। तो 1 फेराडे से जब 12 ग्राम आता है, 1 फेराडे से कितना ग्राम आता है, 12 ग्राम। आपको कितना दिया, 5 फेराडे, तो 12 इंटू 5 कितना आ गया, 60 ग्राम मात्रा जमा हो गई। समझ गए क्या मेरी बात, अरे समझ गए, कर लो फटाफट से लिख दो इसको, फटाफट लिख दो। कहां से ले जीतू वर्मा, हम एक्सरसाइज सीट टीपीपी कहां से ले, कहां से ले बेटा, इंस्टीट्यूट से लो। हाँ, जो आपको नंबर दे रखे हो नंबर पे कॉल करो, वो आप यहाँ से पहुंचा देंगे आपके पास। जो भी बातें होंगी आप वहां से करो कि कैसे लेना है, कहाँ कोई जमा करवाने हैं पैसे, या क्या एड्रेस पे भेजना है, वो सब आपको बातें बताएंगे वहां पर बेटा, ठीक है। तो वहां से आप आराम से बात करके क्लियर कर लो। हो गए, अब एक क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन, CuSO4 के जलीय विलयन में, CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 के जलीय विलयन में 1 फेराडे आवेश दिया जाए तो कैथोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा बताइए, कैथोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा बताइए, कैथोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा बताइए। ब्रैकेट में लिखो Cu बराबर 63.5 63.5, बस ये इसका भार होता है, 63.5। करो देंगे फटाफट से, कितना, 31.75, सही है क्या, हाँ। जिसको नहीं पता लगा वो रहने दो, उसके नहीं आएगा फिर। हुआ क्या, अरे एक गुणा भाग किस चीज का कर रहे हो, है गुणा भाग तो है ही नहीं, तो क्या कर रही बेटा, मेरे को दिखा, नहीं रब में क्या कर रही दिखाई को, मेरे तो ये समझ में नहीं आता भाई,
रफ कॉपी में कर क्या रहे हो? कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लिया? कॉपर। कॉपर का द्रव्यमान मैंने लिखवा दिया 63.5। कितने फेराडे हैं? 2 फेराडे। मैंने कितने का पूछा? 1 का। भाग लगा दिया, आधा कर दिया, बात खत्म। 2 का भाग लगाया तो इसका आधा हो गया। इतना ही तो था। 31.75 किलोमीटर ग्राम। ठीक है, हो गए? बस एक टाइप के क्वेश्चन और रह गए, लिखो। एक टाइप के क्वेश्चन और रह गए, लिखो। AlCl3 के जलीय विलयन, AlCl3 के जलीय विलयन, जलीय में बड़ा आता है, ली बड़ा आता है। हाँ, AlCl3 के जलीय विलयन में 3000 कूलाम आवेश, 3000 कूलाम आवेश। अरे कूलाम को सी लिखते हैं, के नहीं। 3000 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है। AlCl3 के जलीय विलयन में 3000 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है। तो कैथोड पर जमा होने वाली, कैथोड पर जमा होने वाली एल्यूमिनियम की मात्रा, Al की मात्रा ज्ञात करें। एल्यूमिनियम की मात्रा ज्ञात करें। अब सोचो, देखिए क्वेश्चन को करो। क्या क्वेश्चन लिखवाया? हमारे भीलवाड़ा में के लिखते हैं क्या गुलाम को? क्वेश्चन बोल, तुम बैठे कैसे हो? क्वेश्चन को करो। हाँ, बैठे रहने से थोड़ी हो गया क्वेश्चन। बहुत सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को घुमाया है। और ये बात मैंने पहले बताई है कि Q बराबर IT होता है। Q बराबर IT होता है। चलो ध्यान दो। एल्यूमिनियम AlCl3 है ना, इसके जलीय विलयन में कितना कूलाम? 3000 कूलाम। कूलाम बेटा आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। Q का मान कितना है? 3000। अब कुछ इसको I लिख रहे हैं तो अलग बात है। ये विद्युत धारा नहीं है, ये एम्पियर नहीं दे रखा मैंने, ये आवेश दे रखा है। कूलाम क्या होता है? आवेश। और आवेश को किससे लिखते हैं? Q से, यानी Q का मान है। और पूछा है आपसे इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, यही पूछा है ना। और फेराडे का प्रथम नियम कहता है कि W बराबर ZIT, W बराबर ZIT। याद है कि नहीं?
अब W बराबर ZIT है तो W बराबर I तो है ही नहीं अपने पास, और हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है IT, तो I और T की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, अरे I और T दोनों का मान था ये, तो यहां पर क्या बन गया, ये ZQ बन गया, क्या बन गया ZQ, और ZQ बन गया तो Z तो अपने पास है ही नहीं, तो Z नहीं है तो Z के बराबर क्या लिखवाएगा E बटा F, और E बटा F यानी कि E और Q ऊपर रह गया, नीचे क्या आ गया F, यही था, और E भी नहीं है तो फिर क्या कर देंगे M बटा N, तो W बराबर क्या हो जाएगा M बटा N, ऊपर क्या है Q और नीचे क्या है F, यही है, अरे यही है ना। अब एल्यूमिनियम का पूछा तो एल्यूमिनियम का द्रव्यमान कितना होता है 27, पीछे लिख के आ रहा हूं मैं, और Q कितना है 3000 बटे N कितना है, एल्यूमिनियम का कितना होता है 3 इंटू F कितना होता है 96,500, ये आएगा इसका उत्तर है, क्या हो गया, गुणा कौन करेगा, वो तो आप ही करोगे, हाँ, अरे पता लग गया क्या, नहीं लगा तो उतार लो, हाँ लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो उतारना है। क्वेश्चन को समझोगे तो समझ में आएगी सारी बातें। मैंने कहा था कि अगली बार न्यूमेरिकल दूंगा मैं, अब 5 क्वेश्चन आएंगे मेरे, कितने आएंगे 5 आएंगे, 10 आएंगे क्या, मेरे को याद नहीं है, हाँ तो 5 आए, जो 10 आए वो सारे न्यूमेरिकल आएंगे, हाँ उसमें थ्योरी नहीं आएगी अब की बार, हाँ तो 5 तो बहुत हैं, हो गए, हो गया, अरे गुणा भाग नहीं करना, वो घर पे कर लेना, उतार लो आप उसको, उतार लिए क्या, $0.419, हाँ ये ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी जवाब क्यों देते हैं पता है ना, हाँ कैलकुलेटर होता है, तो ये अच्छी बात है कि बेकार, हाँ क्योंकि वहां नहीं होगा ना, तो इसका मतलब सत्यता से दूर नहीं जाना है? चलो हो गए, हाँ इसको सोल्व घर पे करना। अब जिसको ये नहीं पता लगे, जिसको ये नहीं पता लगे, 6वीं 7वीं क्लास में एक चीज पढ़ के आते हो आप, उस तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, दूसरा तरीका देखना इसका, सुनना एक बार, जिसको ये बढ़िया लगे ये ले लेना, ठीक है।
अल्टरनेट, वैकल्पिक तरीका। सुनना इधर, आपके लिए ये ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि आप AlCl3 दिया था ना मैंने, एनोड पे पूछा था, कैथोड पर, किस पर, कैथोड पर। कैथोड पर कौन आएगा, Al+3, यही आएगा ना। और ये बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा ना, ध्यान से समझो मेरी बात को, यही बनेगा। इसमें इसका द्रव्यमान कितना ग्राम होता है, 27 ग्राम। कितने फेराडे से बना, 3 फेराडे से, यही है। अब सुनना, 3 फेराडे आवेश से एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी, 27 ग्राम, सही है। 3 फेराडे आवेश से कितनी, 27। 1 फेराडे आवेश से कितनी हो जाएगी, 27/3। 2 कहां से आ रही है तुम्हारी, हाँ 27/3। आपको क्या दिया, 3000 कुलाम। 3000 कुलाम से कितनी, तो 27/, अब यहां पर या तो 2 चीजें हैं, ध्यान देना। अब थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। ध्यान दो, सुनना इधर। ये 3 फेराडे है, इस 3 फेराडे को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 × 96,500 लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं ना। तो ये अब ये बन गया बेटा आवेश कुलाम में, किससे बन गया, अरे आवेश बन गया ना ये। 96,500 क्या है, कुलाम। और आपको 3000 कुलाम ही दिया मैंने। तो यहां से इस क्वेश्चन को उठाए, यूं कहा भाई 3 × 96,500 आवेश से एल्यूमिनियम की मात्रा है 27 ग्राम। 1 गुलाम आवेश से कितनी हो जाएगी, तो 1 गुलाम आवेश से हो गए 3 × 96,500, यही हुआ आगे। अरे ये 27/3 × 96,500, तो 3000 गुलाम से कितना होगा, तो 27/3 × 96,500 तो है ही, इंटू कितना हो जाएगा 3000, यही आएगा। अरे करते हो नहीं करते हो, करते हो। ये वाली जो वैल्यू आई है ना, 27 और 3000 तो ऊपर है, 3 × 96,500, ये वैल्यू यहीं पर यहां पे आ रही है। ये पहले वाला सही है क्या, तो जो बढ़िया लगे वो कर लो, लिख लो अब इसको, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। हाँ फटाफट लिख लो इसको। और घर जाकर के थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर लेना। ये लास्ट वाला क्वेश्चन में नहीं करवाता तो आपको ऐसा लगता कि सब कुछ आ गया अपने को, है ना। लेकिन फिर वो क्या है कि आप एग्जाम में जाकर के मेरे को भरपूर गालियां निकालते, और अब थोड़ी थोड़ी यही निकालू ताकि मेरे सहन भी हो जाए। तो वहां एक साथ सहन नहीं होगी। बेटा वो जितना आ रहा है उतना ही है, मान ले तेरे आ गया वही सही है, और बाकी वो और किसी के आएंगे तो वो भी सही है। कर लिए, चलो रुकेंगे नहीं। हाँ इसको घर पे करना। और बेटा टॉपिक बताओ मेरे को, आगे वाला क्या है, चालक तो है क्या, चालक। इसको क्या है कि लिख लो, फिर घर जाकर के पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी भाई हाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी तो एकदम से समझ में नहीं आएगी सारी चीज आप।
0.27 आंसर आएगा इसका। 0.27 ये आएगा। बस अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व है। बेटा लिख लेना, टाइम खराब नहीं करना है। खूब टाइम लगा दिया मैंने फेराडे के नियम में, 2-3 क्लास लगा दी। अब फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट लगा लो। विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व है। विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व है। इसमें सारे पॉइंट मैंने लिखवा रखे हैं। इसमें पहला पॉइंट है प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। लिखवा रखे मैंने सारे पॉइंट, टॉपिक में लिखवा दिए थे स्टार्टिंग में ही। प्रतिरोध पढ़ेंगे। प्रतिरोध को बताएंगे हम, इसको ओम का नियम बोलते हैं। ओम का नियम 10th में पढ़ाया गया। हाँ, अब सुन लेना। यहां जो इस टॉपिक की बात करने जा रहा हूं, इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आते हैं, इसकी वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इकाइयां। क्या आती है? इकाइयां। 7 पॉइंट पढ़ाऊंगा अभी मैं, 7 पॉइंट की इकाइयां बताऊंगा। इकाइयों से ही ध्यान रखना है। एक तो सीधा क्वेश्चन इकाइयों का पूछ लेगा, और या फिर इकाइयों से इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं वो इकाइयों पर बेस्ड होते हैं, यानी कि इकाइयों से पता लगता है। समझ गए चीज कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो थोड़ा बहुत ध्यान से समझना। प्रतिरोध, सबसे पहले प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध होता है, अब थोड़ी फिजिक्स चलेगी। क्या चलेगी? थोड़ी फिजिक्स चलेगी है। हाँ, इधर केमिस्ट्री चल रही थी, फिजिकल केमिस्ट्री। अब थोड़ी और ज्यादा फिजिक्स में घुसेंगे। हाँ, लेकिन फेराडे के नियम सबसे बेकार है, अब थोड़े इजी आएगा। सुनना मेरी बात। प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न करता है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। अब बिल्कुल सरल सी भाषा में आपको समझा रहा हूं, यानी कि जब कोई धारा बह रही है और उस धारा में बहने का जो विरोध कर रहा है कोई, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ये पंखा देखा है आपने, इसका रेगुलेटर आता है, इधर से चलाते हैं, वो आता है ना घुमाने वाला, उसमें स्पीड आती है। बात को समझना बेटा, मजाक में लोगे ना तो दिक्कत आती है। फिर उसमें स्पीड आती है 1 2 3 4 ऐसे करके। जब 1 की स्पीड पे ये पंखा चल रहा है और जैसे हम 2 स्पीड करते हैं तो पंखा थोड़ा तेज चलता है, 3 पे और तेज चलेगा, 4 पे और तेज चलेगा, 5 तक और तेज चलेगा। सबसे ज्यादा स्पीड में चलेगा ये 5 पर, 7 पर चलेगा। हाँ, उसके वाले में 7 है। हाँ, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबिश होती है, वो नहीं। हाँ, ध्यान दो, पॉइंट को समझो। हाँ, मेरी भावनाएं समझो, फीलिंग्स। तो जब पंखा चल रहा है तो 5 पे पंखा चल रहा है। अब जितनी स्पीड से 5 पे पंखा चल रहा है
यदि आप रेगुलेटर हटा दोगे ना तो ये उतनी स्पीड से चलेगा जितना 5 की स्पीड में चल रहा था। गौर से समझना, जितना फुल स्पीड में चल रहा है रेगुलेटर लगाओगे और फुल स्पीड कर दोगे तो जितना फुल स्पीड में चल रहा है रेगुलेटर हटाने के बाद उतनी स्पीड में चल रहा होगा। तो रेगुलेटर स्पीड को बढ़ाने का काम कर रहा था या कम करने का काम कर रहा था? कम करने का काम। समझ गए जी? आगे से धारा, हमें पंखा कम करना है तो फोन करेंगे क्या बिजली विभाग वाले को, थोड़े कम कर। समझ रहे मेरी बात? तो आगे से जो लाइट आ रही है वो बराबर वोल्टेज की आ रही है। हमें उस विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए हमने बनाए प्रतिरोध। क्या बनाए? प्रतिरोध। ये प्रतिरोध केवल धारा के प्रवाह में विरोध पैदा कर रहे हैं, जिससे धारा को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। उसी चीज को बोलते हैं प्रतिरोध। वो जो रेगुलेटर है उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। समझ गए? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि विद्युत धारा को कम करने का काम करते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? अब एक ही स्पीड पे पंखा चल रहा है तो प्रतिरोध है ज्यादा, इसलिए धारा बह रही है कम। समझ रहे? प्रतिरोध ज्यादा है और धारा को बहने नहीं दे रहा, लेकिन स्पीड 2 की तो पंखा तेज चला थोड़ा, इसका मतलब प्रतिरोध हमने क्या किया? कम, जिससे धारा क्या चली गई? ज्यादा। तो हम प्रतिरोध को कम ज्यादा कर रहे हैं, स्पीड को कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? प्रतिरोध को कम ज्यादा कर रहे हैं। अब ये बात समझाएं किसको? ये घर घर जाकर के समझाएंगे कि ये प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध को कम करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा करोगे तो लोग ये कहते हैं ये बावड़ा हो गया, साइंस ज्यादा पढ़ ली इसने। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका एक तरीका निकाल दिया रेगुलेटर बना करके कि भाई प्रतिरोध को आप जैसे स्पीड बढ़ाने का मतलब है प्रतिरोध को कम करना। प्रतिरोध कम करोगे, 2 पे प्रतिरोध कम है, 3 पे और प्रतिरोध कम है, 4 पे और प्रतिरोध कम है, 5 पे और प्रतिरोध कम है, और प्रतिरोध कम हो रहा है तो धारा क्या बह रही है? ज्यादा बह रही है। समझ गए चीज? और धारा ज्यादा बह रही है तो स्पीड से चल रहा है। तो कुल मिलाकर के पहले तो इसकी परिभाषा आ गई कि विद्युत धारा के प्रवाह में जो धारा को रोकने के लिए एक बल लगाया जा रहा है वो बल ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इस बात को ओम ने समझाया। किसने समझाया? ओम ने। ओम ने समझाया, और ओम ने समझाया कि V समानुपाती I, V समानुपाती I। अब V समानुपाती I क्या है? ये जो एक सेल आता है ना अपने बेट, इसके अंदर घड़ी में सेल डलता है, 1.5 वोल्ट का आता है। कितने वोल्ट का आता है? 1.5 वोल्ट का। और मान लो ये 1.5 वोल्ट का एक सेल 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न कर रहा हो। कितने एम्पियर की धारा? 1 एम्पियर की धारा। तो ये प्रयोग करके देखा, एक सेल और लगाया तो वोल्ट कितने हो गए? 3। तो धारा कितनी हो गई? 2 एम्पियर। एक और सेल लगा दिया तो कितने आ गए? 4.5 वोल्ट। तो कितने एम्पियर? 3 एम्पियर। ये देखा गया, फिर एक को हटा दिया गया तो वापस 3 वोल्ट हो गए, तो वापस 2 एम्पियर हो गए। मेरी बात समझ में आई? इससे ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे V बढ़ रहा है, वोल्ट बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एम्पियर बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे वोल्ट को कम कर रहे हैं वैसे वैसे एम्पियर भी कम हो रहा है। तो ये एम्पियर, इसको हम लिखते हैं किससे? I से। और ये क्या इधर V, तो V और I दोनों क्या होते हैं? समानुपाती। V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, और V कम होगा तो I कम होगा। ये ओम का नियम है। किसका नियम है? ओम का नियम। इस ओम के नियम से ये प्रतिरोध निकाला जाता है। तो V समानुपाती I और V बराबर IR। V बराबर IR। R यहां पर प्रतिरोध है। R यहां पर क्या है? प्रतिरोध। मैं इसको इधर लिख दूं, IR बराबर V लिख सकता हूं क्या मैं? अरे लिख सकता हूं। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I। हमें V से मतलब नहीं है, हमें धारा से मतलब है। तो R बराबर इसकी जगह में 1 मान लू, 1 बटा I। तो R और I में क्या संबंध हुआ? व्युत्क्रमानुपाती। और R क्या है? प्रतिरोध। और I क्या है? विद्युत धारा। प्रतिरोध बढ़ाओगे तो विद्युत धारा घटेगी। समझ गए चीज? तो R और I में ये संबंध होता है। क्लियर हो गई मेरी बात? अब हम कहें कि इसका कोई मात्रक है, तो बिल्कुल मात्रक तो जरूरी है। तो इसकी कोई इकाई है या मात्रक है, तो मात्रक किसका निकालना है? R का मात्रक। किसका निकालना है?
आर का मात्रक, तो आर का मात्रक, तो आर बराबर क्या होता है, V बटा आई, V बटा आई। V क्या होता है बेटा, वोल्ट, V क्या होता है, वोल्ट, और I क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर। ये वोल्ट बटे एम्पियर जो है वो ही मात्रक है किसका, आर का, किसका है, आर का। और आर यहां पर क्या है, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, वोल्ट बटे एम्पियर। ये बात किसने बताई, ये बात ओम ने बताई, किसने बताई, ओम ने। इसलिए इस वोल्ट बटे एम्पियर को ही ओम बोलते हैं, समझ गए चीज। तो वोल्ट बटे एम्पियर कह दो या इसको क्या बोल दो बेटा, ओम बोल दो, क्या बोल दो, ओम। समझ गए क्या, क्या बोल दो, ओम। और ओम का चिन्ह ये होता है, क्लियर होगी मेरी बात। तो इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम वास्तव में क्या है, वोल्ट बटा एम्पियर है। समझ गए क्या मेरी बात। लिखो एक लाइन फटाफट से, क्या समझ के नालायक, लिखो वापस नहीं, एक बार समझाता हूं मैं, लिखो पहले फटाफट से, कल दोबारा समझा दूंगा। लिखो, देखो विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में, कल एक बार फिर से समझाऊंगा। विद्युत धारा के प्रवाह में, प्रवाह में, प्रवाह में उत्पन्न बाधा, उत्पन्न बाधा या धारा प्रवाह को रोकने के लिए, धारा प्रवाह को रोकने के लिए लगाया गया बल, लगाया गया बल प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। उतार लो इसको पूरा। अब आपको आपको क्यों